Hello everyone, myself Vidushi Vashisht from Psychology Department INPG College और आज मैं यहाँ आप सब लोगों से बात करने वाली हूँ साइकोडायनेमिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। सो साइकोडायनेमिक थ्योरी साइकोलॉजी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, इमोशंस और फीलिंग्स केवल बाहर की सिचुएशन से नहीं बनते बल्कि उसके अंदर छिपे हुए मन, अनकॉन्शियस माइंड से भी बनते हैं। यानी कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो केवल हमारी बाहरी चीज़ों से डेवलप नहीं होती बल्कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनसे भी हमारी पर्सनालिटी एक शेप लेती है। अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक अप्रोच, इस थ्योरी में ये माना जाता है कि हमारे जो भी बचपन के अनुभव होते हैं और खास तौर से शुरुआती जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, 6 साल तक के जो भी हमारे पूरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे पूरी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच बेसिकली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस करती है। और अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको बोले तो साइकोडायनेमिक का मतलब है इंसान के व्यवहार के पीछे छिपी हुई शक्तियां, इच्छाएं और भावनाएं। सो साइकोडायनेमिक अप्रोच के फाउंडर नेक्स्ट आते हैं सिगमंड फ्राइड 1856 टू 1939। सिगमंड फ्राइड साइकोडायनेमिक अप्रोच के फाउंडर हैं और उन्होंने लगभग अपने 40 इयर्स की जो उनकी अपना करियर रहा उसके अकॉर्डिंग, अपने उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने साइकोडायनेमिक थ्योरी की स्टार्टिंग की। ओरिजिनली अगर हम देखें तो फ्रायड की जो अपनी थ्योरी थी, अपनी ओरिजिनल थ्योरी फ्रायड की, वो साइको एनालिसिस थ्योरी है। और साइकोडायनेमिक अप्रोच में फ्रायड के साथ साथ उनके फॉलोअर्स भी रहे जो कि एडलर एंड युंग थे। तो एडलर और युंग की जो अपनी थ्योरी थी वो है कि जैसे जो फ्रायड की अपनी ओरिजिनल थ्योरी है वो है साइको एनालिसिस, युंग की अपनी थ्योरी है एनालिटिक साइकोलॉजी एंड एडलर की जो बेसिक थ्योरी है वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और इन तीनों थ्योरीज को मिलकर जो भी बना वो बना साइकोडायनेमिक अप्रोच। मतलब जो डेवलप हुआ वो साइकोडायनेमिक अप्रोच डेवलप हुई इन तीनों के प्रयास से और इन तीनों की थ्योरीज को मिलाकर। नेक्स्ट आते हैं बेसिक अजम्पशंस ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी, यानी कि मूलभूत मान्यताएं। अकॉर्डिंग टू फ्रायड और अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थ्योरी, अनकॉन्शियस माइंड पर्सनैलिटी को शेप करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। जीवन के पहले 6 साल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बचपन में दबाई गई हमारी भावनाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो आगे चलकर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम के रूप में उभर कर आते हैं। इंसान को अपनी असली मोटिवेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स का हमेशा से पता नहीं होता एंड एंजाइटी से बचने के लिए हमारा जो मन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है जो कि अनकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पर। फ्रायड के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को 2 मॉडल्स में बांटा गया। फर्स्ट इज टोपोग्राफिकल मॉडल एंड सेकेंड इज डायनेमिक मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल को
तीन पार्ट्स में लिया फ्राइड ने, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस. सो कॉन्शियस इज प्रेजेंट. कॉन्शियस हो गया हमारा कि जो भी हम अभी प्रेजेंट हैं, जहां पर हम अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जस्ट इज कॉन्शियस. सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस हो गया कि वो बातें जो अभी हमारे दिमाग में नहीं है, लेकिन हम अगर उन्हें याद करना चाहेंगे तो वो याद आ जाएंगी इन द सिंपल वर्ड्स जिनको हम नॉक करते हैं कि हेलो, आर यू देयर. दैट इज प्री कॉन्शियस. एंड अनकॉन्शियस इज वो चीजें जिन्हें हम दबा देते हैं और जो बार बार हमें नॉक करती हैं कि कैन वी कम आउट, क्या हम बाहर आ सकते हैं. छोटी छोटी हमेशा अक्सर हमें हमारी अनकॉन्शियस जो मन में बातें होती हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमें बाहर आने की कोशिश करते हैं. तो वो बातें जो हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी कुछ हमने अंदर दबा दिए हैं, वो आते हैं अनकॉन्शियस माइंड में. और सबसे इंपॉर्टेंट कि यही वाला पार्ट हमारी पर्सनालिटी का, अनकॉन्शियस, हमारे बिहेवियर को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है. ठीक है, अब आते हैं डायनेमिक मॉडल पे. डायनेमिक मॉडल इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इसको भी फ्राइड के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इड इज कि जो भी मैं चाहूं वो मुझे अभी चाहिए, दैट इज इड. इसको हम एक उससे समझते हैं, इड कंप्राइज्ड ऑफ अ मॉडल बेसिक, कि हमें, मुझे अभी जो भी है वो मुझे अभी चाहिए. इड हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि मेरी जो खुशियां हैं, जो मुझे खुशी चाहिए वो मुझे अभी चाहिए. ठीक है, और सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है. नेक्स्ट इज ईगो. ईगो हमेशा रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है और ईगो हमेशा इड और रियलिटी, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. और ईगो हमें बताता है कि क्या सेफ है और क्या रियलिटी है, क्या हम कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है. ईगो इस चीज पे काम करता है. एंड नेक्स्ट इज सुपर ईगो. सुपर ईगो काम करता है हमेशा मोरल प्रिंसिपल्स पर. मॉरल प्रिंसिपल्स लाइक सही और गलत. सुपर ईगो हमें हमेशा किसी भी चीज को करने के लिए सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका डिफरेंस बताता है. प्लस सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रायड पेरेंट्स और सोसाइटी की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में. इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हमेशा जो इड है, इट इज जस्ट लाइक अ किड. ये एक बच्चे की तरह काम करता है, एक जिद पे काम करता है कि मुझे प्लेजर चाहिए और मैं जो चाहता हूं वो मेरी इच्छा पूर्ति मुझे अभी चाहिए. आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड. ठीक है. ईगो एक एल्डर सिबलिंग की तरह काम करता है जो बताता है कि ये सेफ है, नहीं है और ये ठीक नहीं है. एंड द सुपर ईगो हमेशा हमारे पेरेंट्स की तरह काम करता है. वो हमें सही और गलत की चीजों की तरफ के लिए बताता है और हमारे बिहेवियर में जो भी कुछ दिखाई देता है वो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी का को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो. तो ये हो गए पर्सनालिटी के 2 मॉडल्स, टोपोग्राफिकल एंड डायनामिक मॉडल. नेक्स्ट आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पर्सनालिटी. डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रायड ने अपनी थ्योरी में डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जो बताया उसमें सबसे पहले पॉइंट फ्रायड ने दिया रिप्रेशन. रिप्रेशन किसी भी जब मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और जब हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं
तब कहीं ना कहीं हमारा जो मन होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है। और डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिप्रेशन आता है, यानी कि कोई भी बहुत ज्यादा पेनफुल थॉट्स, पेनफुल यादें और बहुत सारा कोई दुखद समय जिसको हम याद आता है लेकिन हम उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड की तरफ ले जाते हैं, हम उसको भूलना चाहते हैं कि हम उसे नहीं याद करेंगे, नहीं याद करेंगे। नेक्स्ट इज डिनायल। डिनायल किसी भी प्रॉब्लम या रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हम उसको अपने बिहेवियर में ये दिखाते हैं कि नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकता। दैट इज उसको एक्सेप्ट ही ना करना अपने बिहेवियर में। थर्ड इज रिग्रेशन। रिग्रेशन इज स्ट्रेस में बच्चे जैसा बिहेवियर करना, लाइक हड़बड़ा जाना और हाथ पैरों को फुला देना। दैट इज कि अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हम एकदम थोड़ी सी हरकतें अपनी बच्चों जैसा बिहेवियर कर देना, मैच्योर बिहेवियर वहां पर हमारा नहीं दिखाई देता। थर्ड इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि अपनी गलत फीलिंग्स या फिर थॉट्स को दूसरे के ऊपर डाल देना। रियली में जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उन सबको अपना नाम ना लेके दूसरों के नाम लेके उसको बोल देना या उसको उसके ऊपर डाल देना। नेक्स्ट इज रिजेक्शनलाइजेशन। रिजेक्शनलाइजेशन गलत काम के लिए किसी भी तरह तर्क देकर उसको सही साबित कर देना। अपनी किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए लगातार तर्क दिए जाना और उसको सही साबित करना बार बार कि ये ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि असल फीलिंग्स को के बिल्कुल ओपोजिट बिहेवियर दिखाना। जो भी फीलिंग्स किसी भी सिचुएशन में हमारे बिहेवियर हमारे अंदर दिखाई दे रही, हमें फील हो रहा है जो भी कुछ उस सिचुएशन में, उससे बिल्कुल उलट बिहेवियर करना। एंड द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज का गुस्सा, दबी हुई हमारी इच्छाएं कहीं भी किसी भी रूप में, गुस्से के रूप में या रोने के रूप में, इमोशंस के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति पे निकाल देना जो सेफ है, जो मुझे पलट के शायद कुछ नहीं कह पाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आते हैं कि फ्रायड ने हमेशा पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट स्टेजेस बताई हैं वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने पर्सनैलिटी को उससे रिलेट किया है। सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस से पर्सनैलिटी को रिलेट किया है, जिसमें फ्रायड ने ये बताया है कि सबसे पहले आपकी ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड लास्ट इज जेनिटाइलर स्टेज। दैट इज, अब आ जाते हैं हम साइकोडायनेमिक थ्योरी के थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स पर। तो साइकोडायनेमिक थेरेपीज के अंदर हमने बिहेवियर के बारे में बात की, पर्सनालिटी के बारे में बात की, हमने उसके लाइफ के फर्स्ट 6 इयर्स के एक्सपीरियंसेस, उसके फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उन सब के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात की। और यही सारी चीजें अब आके हमारे ट्रीटमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो जब हम साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर किसी को ट्रीटमेंट के अंदर लाते हैं तो उसमें हमारे पास 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज फ्री एसोसिएशन, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस। फ्री एसोसिएशन या फिर फ्री फ्लो, इसके अंदर जो आपका क्लाइंट है या जो भी प्रॉब्लमेटिक पर्सन है उसको बोलने का मौका दिया जाता है। थेरेपिस्ट का काम केवल इसमें इतना रह जाता है कि वो अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने एक्सप्रेशन से क्लाइंट को इतना दिखाए कि हाँ वो उसको समझ रहा है, वो उसके साथ एम्पैथी फील कर रहा है, वो बिल्कुल अपने आप को उसी सिचुएशन में फील कर रहा है जिसमें वो क्लाइंट अपने आप को फील कर रहा था उस समय। और
वो उसके कुछ ऐसे सिम्प्टोमेटिक वर्ड्स यूज करता है लाइक अच्छा, हाँ, ये, ताकि क्लाइंट को और ज्यादा बोलने का मौका मिले, वो उससे इंस्पायर हो कि हाँ मुझे इससे और बताना है। इससे क्या होता है कि हमारा अंदर जितना भी हम दबा हुआ फीलिंग्स होती हैं वो सारी फीलिंग्स बाहर आती हैं, और जब एक फीलिंग बाहर आती है तो बाद में, क्योंकि बहुत सारी अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई फीलिंग्स होती हैं जो एक के बाद एक बाहर आना चाहती हैं। तो ये फ्री एसोसिएशन बहुत थेरेपी जो है ये बहुत ज्यादा काम करती है, काउंसलिंग में स्पेशली या किसी भी ट्रीटमेंट में ये बहुत ज्यादा काम करती है जब हम किसी की पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन इज, ये आ जाते हैं, ड्रीम आर द रॉयल रोड ऑफ द अनकॉन्शियस। कि ड्रीम जो है वो सबसे पावरफुल पाथ होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी थॉट्स हैं उन तक पहुंचने के लिए, हमारी छिपी हुई भावनाओं को देखने के लिए फ्राइड के अकॉर्डिंग ड्रीम सबसे स्ट्रॉन्ग रास्ता है। और ड्रीम्स में भी बहुत सारे सिंबल्स फ्राइड ने बताए, जैसे कि अगर स्नेक है, ट्रेन है, सॉर्ड अगर हमें दिखाई देता है तो दैट इज रिलेट टू पैनिक एंड ट्यूनल। इसी तरह से बहुत सारे सिंबल्स को जोड़ के उन्होंने फ्राइड के अकॉर्डिंग की सेक्सुअल डिजायर या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास, हमारी इमोशंस, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम किसी भी ड्रीम एनालिसिस थेरेपी के अंदर किसी के भी अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्पफुल थेरेपी होती है किसी भी बिहेवियर और किसी भी पर्सनालिटी प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए किसी को। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस। एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस हो गया कि जहां पर हम ये देखते हैं कि क्लाइंट हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर रहा है या वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, अदरवाइज वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, बातों को गोल मोल घुमा रहा है, या हम कुछ और पूछ रहे हैं वो कहीं और लेकर जा रहा है, या वो देर से आ रहा है, या वो हमें टाइम नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस में आती हैं, और ये भी उतना ही हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट अगर ये सब कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमसे कुछ छुपा रहा है, और उस छिपी हुई फीलिंग्स को बाहर लाने में ये वाली टेक्निक भी बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस। एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस होता है कि इसका मतलब हो गया कि काउंसलर जो है या जो क्लाइंट है, क्लाइंट काउंसलर में अपने किसी ऐसे पास्ट के व्यक्ति को देखता है जिसे वो अपने साथ जिसके साथ उसकी कोई अच्छी यादें नहीं जुड़ी होती, या जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता था, तो वो वहां पे ट्रांसफेरेंस कर देता है। लाइक अगर किसी को अपने मे बी फादर या मदर से एक अच्छा अटैचमेंट है लेकिन वो उसके साथ कभी अच्छे से उसके रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, लेकिन वो चाहता है, तो यहाँ पे अगर उसके फादर से उसके अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं और यहाँ पे कोई मेल उसका काउंसलर है, तो क्लाइंट वहां पर कहीं ना कहीं उसकी बातें सुन के, उसकी बातें समझने में उसको अपने फादर से रिलेट करने लगता है, और वो वहां पे उसके साथ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने लगता है जो वो कभी चाहता था ऐसा कुछ करना। यहाँ पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की फीलिंग्स शेयर करेगा, और ये जो फीलिंग्स रिलीज होती हैं ये इमोशनल और थेरेप्यूटिक दोनों तरीके से क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये हो गया हमारी थेरेपीज। अब आते हैं वर्ड एसोसिएशन, यानी कि फिफ्थ जो हमारी वर्ड एसोसिएशन है। वर्ड एसोसिएशन इस थेरेपी के अंदर एक लिस्ट होती है वर्ड्स की। हम क्लाइंट को बोला जाता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको बिना सोचे विद इन अ सेकेंड वो वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है आपको वो बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं लव, और विद इन अ सेकेंड उसको बिना कुछ सोचे कुछ ऐसा बोलना है जो लव से रिलेट करता है। ये वाली थेरेपी बहुत ज्यादा
यूजफुल होती है क्लाइंट को ये समझने के लिए कि वो कितना नेगेटिव है, उसके थॉट्स कितने पॉजिटिव हैं, वो किससे अपने आप को रिलेट करता है, वो अगर लव में है तो किसके साथ वो लव को फील करता है, किसके साथ वो हेट को फील करता है. दैट इज द वेरी यूजफुल थेरेपी फॉर अटेंशन. क्लाइंट कितना अटेंशन पे करना चाहता है, कितना जल्दी हमसे रेगुलरली मिलना चाहता है, ये वाली थेरेपी हमें उसमें बहुत यूजफुल होती है. अब हम आ जाते हैं एक छोटा सा कंपैरिजन फ्रायड, यूंग और एडलर की थ्योरी पे. तीनों की अपनी अलग अलग थ्योरी है, हम पहले ये पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि तीनों की थ्योरी में अलग अलग थ्योरी थी तीनों की, और तीनों ने का जो मिलके एक थ्योरी बनी तो उसका नाम वो बनी साइकोडायनेमिक थ्योरी. अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि फ्रायड की थ्योरी में अनकॉन्शियस था, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डिटर्मिनिज्म और पैजन्स, मिडिल पोजीशन और कैजुअलिटी. फ्रायड इन सब चीजों से मिलाकर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मानते थे. जुंग थे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नीदर पेसिमिज्म नॉर ऑप्टिज्म, सिमिलैरिटीज कैजुअल एंड टेलियोलॉजी. जुंग इन सब चीजों से मिलाकर एक पर्सनैलिटी को कहते थे कि ये एक पर्सनैलिटी का शेप यहाँ से बनता है, जबकि एडलर का मानना था कि मॉडरेट ऑन अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ये और सोशल फैक्टर्स, फ्री चॉइसेस एंड ऑप्टिमिज्म और अनक्विजनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टेलियोलॉजी. यानी कि इन सब का मिलके एक, अगर हम इसको शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो फ्रायड जो थे वो हमेशा अनकॉन्शियस और बायोलॉजिकल फैक्टर पर जोर देते थे किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. युंग हमेशा कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर विश्वास रखते थे, और एडलर हमेशा सोशल फैक्टर्स और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करते थे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन्हीं चीजों से होता है. नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस पूरी थेरेपी में काउंसलर का रोल कहां पर है. तो रोल ऑफ काउंसलर इस पूरी थेरेपी में, काउंसलर का काम क्या होता है कि क्लाइंट को फ्रीली बोलने का मौका देना, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को समझना और उसके उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को बाहर लाना जो वो किसी के सामने बाहर नहीं ला पा रहा है, अनसॉल्व्ड इमोशंस को बाहर लाना, ट्रांसफेरेंस को एनकरेज करना ताकि अनकॉन्शियस मटेरियल ज्यादा से ज्यादा बाहर आ सके. सो बेसिकली काउंसलर यहाँ पर जो काम कर रहा है वो क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड पर काम कर रहा है, जहां पर बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं और उन्हीं में से उसे कुछ मिलता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि पर्सनालिटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो यहाँ पर किस इमोशन, किस ट्रॉमा, किस सिचुएशन या फिर पास्ट की किस घटना की वजह से हो रही है. नेक्स्ट थोड़ा सा और कुछ साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में हम बताएंगे कि जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी इंडिविजुअल में भी की जा सकती है, कपल्स के साथ भी की जा सकती है, फैमिलीज और ग्रुप्स के साथ भी की जा सकती है. इसको हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में यूज कर सकते हैं. साइकोडायनेमिक थ्योरी एक गोल ओरिएंटेड थ्योरी होती है जिसमें हम जितने भी सेशन चाहें उतने सेशंस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सिचुएशन. तो ये पॉसिबल होता है कि जहां जहां तक हम, अगर क्लाइंट को ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा सेशंस लेने से वो ठीक हो सकता है, और समटाइम्स बहुत छोटे से सेशंस के बाद, 2 या 3 सेशंस के बाद भी क्लाइंट अपने आप को अच्छा महसूस कर सकता है. एक एग्जाम्पल साइकोडायनेमिक थ्योरी का कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. एक छोटी बच्ची जो कि बहुत प्यारी सी बच्ची है, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली के द्वारा अडॉप्ट की गई. उस फैमिली में उसको सारा प्यार, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज सब कुछ दी गई, लेकिन कभी कभी उसके बिहेवियर में कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ एग्रेसिवनेस, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं.
थेरेपिस्ट से बात करने के बाद अगर हम उसके बिहेवियर पे स्टडी करते हैं तो हम पहुंचते हैं कि असल में उसका गुस्सा प्रेजेंट की चीजों पे या किसी भी ऐसी चीज पर नहीं है जिनको वो हाल फिलहाल देखकर गुस्सा हो रही है। उसका सारा गुस्सा उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और उसके पास्ट पेरेंट्स के बिहेवियर से निकल के आ रहा है, जो कि जुड़ा हुआ है उन लोगों से। ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि वाकई में बचपन के अनुभव बिहेवियर को लाइफ टाइम इफेक्ट करते हैं, लाइफ टाइम इफेक्ट करते हैं। और बचपन के जो फीलिंग्स होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, जब हम उनको बचपन में ही दबाना सीख जाते हैं तो हम आगे उसको धीरे 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 दबाते ही चले जाते हैं। दैट इज द शॉर्ट ऑफ साइकोडायनेमिक थ्योरी। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी किसी भी इंसान को ये जानने में मदद करती है कि वो जैसा है वो वैसा है क्यों, उसकी पर्सनैलिटी जैसी है वो वैसी क्यों है। अगर ये थ्योरी अनकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस करती है, तो यदि हम ये कोई भी प्रॉब्लम शायद हम अपने बिहेवियर में नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, तो वी कैन यूज साइकोडायनेमिक थ्योरी। थैंक यू सो मच।